अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो अकरेंस ऑफ मेटल्स में देखिएगा क्या है, द अर्थ्स क्रस्ट। पेज नंबर 44 पर है, बिल्कुल नीचे की तरफ। अकरेंस ऑफ मेटल्स में देखिए, द अर्थ्स क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। जो अर्थ क्रस्ट है वही जो मेटल्स का ना मेजर सोर्स है। मतलब अगर मेटल्स हमको कहीं से भी निकालने हैं तो वो कहाँ से निकालते हैं? अर्थ की, ज़मीन की खुदाई करते हैं। तो ज़मीन की खुदाई करते हैं तो वहाँ से मेटल्स निकलते हैं। The earth crust is the major source of metals. Most of the metals are quite reactive and hence they do not occur as free elements in nature. Most of the metals are quite reactive and hence they do not occur as free elements in nature. तो ज़्यादातर जो metals हैं वो बहुत ज़्यादा reactive होते हैं and hence they do not occur as free elements in nature. Only a few less reactive metals like copper, silver, gold and platinum are found in the free state as metals. तो ज़्यादातर जो metals हैं वो बहुत ज़्यादा reactive होते हैं तो वो free state में इनको मिलते नहीं। फ्री स्टेट में मिलने का मतलब क्या है? जैसे हमने बोला कि सोडियम है या कैल्शियम है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो ये अपनी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। ये क्या करेंगे? ये आसपास जो भी एलिमेंट है उनके साथ रिएक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं तो वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, वो किसी न किसी के साथ कंबाइन करते हैं और कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड और प्लेटिनम। तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, वही फ्री स्टेट में मिलते हैं। मतलब कॉपर हमको कॉपर की तरह ही मिलेगा, सिल्वर हमको सिल्वर की तरह ही मिलेगा। और नोट करके देखिए, कॉपर एंड सिल्वर मेटल्स अकर इन फ्री स्टेट, नेटिव स्टेट एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। तो कॉपर और सिल्वर जो मेटल्स हैं वो फ्री स्टेट में भी मिलते हैं। फ्री स्टेट का मतलब जैसे है, मतलब अगर हम निकालेंगे खुद का तो कॉपर मिलेगा तो कॉपर ही मिल जाएगा। और कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। कंबाइंड स्टेट मतलब कॉपर हो सकता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाए तो कॉपर ऑक्साइड के तौर पर मिले, क्लोरीन के साथ कंबाइन कर जाए तो कॉपर क्लोराइड के तौर पर मिले। तो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो तो मिलते हैं अपने कंबाइंड स्टेट में, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में भी मिलेंगे और कंबाइंड स्टेट में भी मिलेंगे, जैसे कि कॉपर हो गया और सिल्वर हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आप आइए पेज नंबर 45 पर। All the metals which are placed above copper in the reactivity series are found in nature only in the form of their compounds. तो ज़्यादातर जो मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में ना कॉपर से ऊपर हैं, वो कॉपर से ऊपर लाई करते हैं। तो कॉपर से ऊपर जो लाई करते हैं, कॉपर से ऊपर जो लाई करते हैं वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। हमने देखा भी है कि रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम देखें तो कॉपर नीचे लाई करते हैं, तो कॉपर के ऊपर लाई करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। कॉपर से तो ज़्यादा ही होते हैं, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं, है ना। तो हमने ये देखा था कि कॉपर से ऊपर लाई करने वाले एलिमेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जब वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो वो सारे के सारे ना अपनी कंबाइंड स्टेट में, यानी कि किसी न किसी के साथ में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, तभी मिलते हैं, फ्रीली नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वही मेंशन है, ऑल द मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबव कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर फाउंड इन नेचर ओनली इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स। तो वो अपने कंपाउंड्स की फॉर्म में ही हमको नेचर में मिलेंगे, कॉपर के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। मिनरल्स एंड ओर्स, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मिनरल्स एंड ओर्स। द नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। तो नेचर में मिलने वाले जो मटेरियल्स हैं इन विच मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। तो वो नेचुरल मटेरियल्स जिनकी फॉर्म में हमको सारे कंपाउंड्स मिलते हैं नेचर में, उनको हम बोल देते हैं मिनरल्स। ठीक है, अब मिनरल्स क्या है? हमने ज़मीन की खुदाई करी, ज़मीन की खुदाई करने के बाद मिट्टी के अलावा हमको अगर कोई नई चीज़ मिलती है तो हम ये कहेंगे कि ये मिनरल मिल गया। ठीक है, अब उस मिनरल में से अगर एक्सट्रैक्ट करके हम कोई मेटल निकाल पाएँ तो हम उस मिनरल को मिनरल ना बोलकर हम उस मिनरल को ओर बोलने लगते हैं। ठीक है, जैसे हमने ज़मीन की खुदाई करी तो ज़मीन की खुदाई करते जा रहे तो मिट्टी 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 मिलती जाएगी। अब मिट्टी के अलावा अगर कोई चीज़ मिली तो हमने कहा कि यार ये तो कुछ अलग लग रहा है, ये मिट्टी जैसा नहीं लग रहा है। ये मिट्टी जैसा नहीं लग रहा तो ये क्या है? हम ये कहेंगे कि भाई इसको मिनरल की कैटेगरी में डाल देंगे। अब मिनरल में से अगर मैं प्रॉफिटेबली कुछ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है वहाँ से खींच कर निकाल लेना, बाहर निकाल लेना। तो अगर हम मेटल्स को निकाल पाएँ तो उन्हीं मिनरल्स को क्या कहा जाता है? ओर्स कहा जाता है। तो मिट्टी के अलावा ज़मीन के अंदर जो मिलेगा वो क्या है? वो मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स बहुत सारे होते हैं, उनमें से कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनमें से मेटल्स को निकाला जा सकता है। तो वो जो कुछ मिनरल्स हैं उनको ओर्स कहते हैं। तो जितने भी ओर्स हैं वो सारे मिनरल्स तो हैं ही, लेकिन सारे मिनरल्स क्या ओर होंगे? हम ये कहेंगे नहीं। जितने भी ओर हैं, ओर कहाँ से निकलते हैं? मिनरल्स में से निकलते हैं। मिनरल्स में से जो
ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से मेटल्स को निकाला जा सके, उन मिनरल्स को हम बोलते हैं ओर्स। ठीक है, तो ओर्स जो है वो एक छोटा पार्ट है किसका, मिनरल का। तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यही है, देखिएगा, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। जिन मिनरल्स में से मेटल्स को कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाला जा सके उनको हम ओर्स बोलते हैं। सो ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स। जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे तो ओर्स हैं, लेकिन जितने भी ओर्स हैं वो तो मिनरल्स हैं, लेकिन जितने भी मिनरल्स हैं वो ओर्स नहीं हैं। बताइए, क्लियर है? ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में देखते हैं, टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो किसी भी ओर में से मेटल को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बोलते हैं। The various processes involved in the extraction of metals from their ores and refining are known as metallurgy. The various processes involved in the extraction of metals, जितने भी processes हैं extraction of metals में, जो भी उनको जितने भी processes हैं जिससे हम metals को extract करते हैं, सारे processes को collectively हम बोलते हैं metallurgy। क्या बोलते हैं? Metallurgy. The three major steps involved in the extraction of a metal from its ore are, तो पहला है concentration of ore। फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ और एनरिचमेंट कंसंट्रेशन ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ ओर का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है कि कोई भी जो ओर है ना, जो हमको मिला, ज़मीन से मिला, जिससे हम एक्सट्रैक्ट करके मेटल को बाहर निकालना चाहते हैं, हम उसको कंसंट्रेट करना चाहते हैं। कंसंट्रेट करने का मतलब क्या है कि उसको किसी न किसी लिक्विड के अंदर मिक्स कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये दिखाई दे रहा है कि नीचे हमको कोई मिनरल मिला, अब वो मिनरल है, उस मिनरल को हम छू रहे हैं, उसको उठाकर देख रहे हैं तो हमको कुछ हैवी लग रहा है, हमें लग रहा है कि शायद ये मेटल है, लेकिन अगर टच कर रहे हैं तो टच करने से मेटल जैसा दिखाई नहीं दे रहा। ये मेटल की तो एक प्रॉपर्टी है, उसको स्ट्राइक करते हैं तो रिंगिंग साउंड आती है, सोनोरस होते हैं, टन टन टन, वो आवाज़ आ नहीं रही है, लेकिन लग रहा है कि कुछ मिट्टी मिट्टी अटक रही है इसमें, उसको साफ़ कर दिया जाए तो मेटल निकल कर आएगा। ठीक है, और वो तो शाइनी होते हैं, तो अगर चमकाया जाए तो चमक भी जाएंगे, लेकिन उसकी सफाई कैसे करी जाए? तो सफाई में ऐसा थोड़ी है कि उसमें जितने भी पार्टिकल्स लग रहे हैं उनको कपड़े से लेकर और पोंछ रहे हैं, लगे पड़े हैं, उसको धो रहे हैं, है ना, तो वो साफ़ नहीं हो रहा फिर भी। तो उसके लिए, क्योंकि मिनरल्स ज़मीन के नीचे से हमको मिले, तो वो 1 साल 2 साल पुराने मिनरल्स थोड़ी है, वो तो शायद 100 साल या 200 साल या 500 साल में जाकर मिनरल बने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखते हैं मिडिल ईस्ट में जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ज़मीन की खुदाई करते हैं तो क्या निकलता है? नेचुरल ऑयल निकलता है, पेट्रोल डीजल, फिर उसको रिफाइन करते हैं। रिफाइनिंग तो करनी पड़ती है ना, ऐसा थोड़ी है कि ज़मीन के अंदर से जो निकला उसको सीधा पेट्रोल गाड़ी में डाल दिया, गाड़ी चलनी शुरू होगी, उसकी भी साफ़ सफाई करनी ज़रूरी होती है। तो उसके बारे में जो हमने पढ़ा, वो ये पढ़ा है कि भाई ज़मीन के नीचे जो है, अगर कोई चीज़ दबती चली गई, मतलब पुराने मतलब डेड जो एनिमल्स हैं, उनके जो पुराने जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे ज़मीन के अंदर दब गए, या डेड प्लांट्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर दबते चले गए, धीरे धीरे दबते चले गए, तो हम ये कहते हैं कि कुछ टाइम बाद वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स 2 कैटेगरी में आते हैं। हमने ये कहा कि अगर ज़मीन के नीचे कोई चीज़ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स में दबने के बाद में, तो तब वो बन जाती है, वो कोल बन जाती है। और समंदर के बेड के नीचे, सी बेड के नीचे अगर कोई चीज़ दबती है तो वो नेचुरल ऑयल बन जाता है, जिससे हम पेट्रोल डीजल कैरोसिन ये रिफाइन करके ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मिनरल्स का भी कोई प्रोसेस होता है। मिनरल्स भी मतलब 1000, 2000, 3000 साल तक दबे रहे, फिर उसके बाद में वो मिनरल्स बने। तो लग रहा है देखने में कि मिनरल जैसा है कुछ, लेकिन कोई मेटल जैसा है, लेकिन वो मेटल को मतलब ऑब्टेन कैसे करेंगे? तो देखिएगा, द अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल, अर्थी पार्टिकल्स, लाइमस्टोन, माइका एक्सेट्रा प्रेजेंट इन एन ओर आर कॉल्ड गैंगूट। इनको गैंगूट बोलते हैं। ठीक है, GANGUT।
तो अगर कोई भी हमको मिनरल ज़मीन के नीचे मिलता है और उसमें हमको दिखाई देता है कि भाई इसमें तो सैंड भी लग रहा है, कि जैसे रेत भी है, इसमें कुछ चिपका हुआ है, कुछ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं यानी कि रॉकी मटेरियल है वो चिपका हुआ है उसमें, अर्थ के कुछ ज़मीन के कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ लाइमस्टोन है, कुछ माइका है, ये सब कुछ चिपका हुआ है दिखाई दे रहा है, उसको साफ़ कैसे करें? इन सारे पार्टिकल्स को जो गंदगी उसके अंदर, जो इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर चिपकी हुई रहती है किसी भी मिनरल के अंदर, उन सबको कलेक्टिवली क्या बोल दिया जाता है? गैंगू बोल दिया जाता है। अब पहला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हम इसे गैंगू को रिमूव करना चाहते हैं। तो रिमूव कैसे करेंगे? बिफोर एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम एन ओर इट इज़ नेसेसरी, बिफोर एक्सट्रैक्टिंग द मेटल फ्रॉम एन ओर it is necessary to remove these impurities or gangu. By removing the gangu, we get a concentrated ore containing a much higher percentage of the metal. ठीक है, तो सबसे पहले काम हमारा ये होता है कि हमें इसको गैंगू को रिमूव करना होता है। तो गैंगू को अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो गैंगू को रिमूव करने का मतलब ये है कि भाई आपने उसमें से जो भी मोटी मोटी आपको इम्प्योरिटीज़ दिखाई दी, आपने उन इम्प्योरिटीज़ को मतलब एट अ ग्लांस पहली नज़र में जो आपको इम्प्योरिटीज़ दिखाई दे रही हैं आपने उनको रिमूव करा। ठीक है, और कभी आप देखते होंगे कि कभी अगर टीवी पर या यूट्यूब वगैरह पर कोई ऐसी वीडियो आपने देखी हो कि ज़मीन के नीचे से कोई चीज़ मिली, तो जो हिस्टोरियंस हैं उनको ये लगता है कि भाई पहले हम इस चीज़ को चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या पता ये किसी पुराने एम्परर के टाइम का हो, है ना, तो ज़रा ये देखते हैं क्या पता उस एम्परर का नाम लिखा हुआ हो, किसी लैंग्वेज में नाम लिखा हुआ हो, तो पहले उसे चेक करते हैं। तो वो क्या करते हैं, बड़े अलग अलग तरीके के ब्रशेज़ होते हैं उनके पास, तो ब्रशेज़ से पहले उसको साफ़ करेंगे बड़े कायदे से कि कहीं कोई चीज़ मिट ना जाए उस पर से, तो ढंग से धीरे धीरे करके उसको साफ़ करते हैं। तो एक तरीका तो वो हो गया। फिर वो देखते हैं कि नहीं नहीं ये तो कुछ ऐसा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे टेढ़ा मेढ़ा कोई टुकड़ा पड़ा हुआ। ठीक है, तो फिर जो है फिर वो अलग डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है कि नहीं नहीं ये तुम्हारे मतलब की चीज़ें देखना कौन सा एलिमेंट है। तो अब क्या होता है, जितना मोटे तौर पर जितना साफ़ सफाई करेगी वो कर ली। अब सफाई करने के बाद में फिर क्या होता है, फिर सेकंड जो पार्ट है कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल। तो जब आपने क्या करा, अगर मान लीजिए आपके पास कोई लोहे का टुकड़ा था, उस पर मिट्टी पता नहीं क्या क्या चिपका हुआ था, आपने उस पर से जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ हैं वो आपने साफ़ कर दी। साफ़ करने के बाद में अब जो आपके पास मेटल बचा वो थोड़ा ज़्यादा उसके अंदर मेटल है, मिट्टी शिट्टी नहीं है, जो उल्टा सीधा गंदी है वो नहीं है, वो सब आपने हटा दी। तो मेटल थोड़ा ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में है, मतलब मेटल के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं उसमें, डस्ट पार्टिकल्स, अर्थी पार्टिकल्स, लाइमस्टोन, माइका, सैंड, ये सब कुछ नहीं है कि आपने हटा दिया, जितना आप ऊपर से हटा सकते हैं वो आपने हटा दिया। तो इसीलिए ये जो पहला स्टेप है इसको क्या बोला जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। आपने इस ओर को थोड़ा सा कंसंट्रेट कर दिया, मतलब इसमें से फालतू की जो चीज़ें हैं वो हटा दी। मेरी बात समझ गए? ठीक है, अच्छा जी। सेकंड देखिएगा, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। तो सेकंड स्टेप क्या है, for the purpose of extracting metals from the concentrated ores, we can group all the metals into following three categories. तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल। तो कंसंट्रेटेड ओर जो हमारे पास है उसको मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हम मेटल्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहला होगा हाईली रिएक्टिव, दूसरा होगा मॉडरेटली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कौन कौन से हैं आप देखिएगा, हमने मेंशन करा है KNaCaMgAl, KNaCaMgAl। उसके बाद मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स,
मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स Zn, Fe, Pb, Cu। Pb मतलब lead, कॉपर। लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं कॉपर और मर्क्यूरी। रिएक्टिव मेटल्स है कॉपर और मर्क्यूरी। और फिर लास्ट में है फाउंड इन नेटिव स्टेट, ये है सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। सिल्वर Ag, गोल्ड Ag और प्लेटिनम Pd, ये आर फाउंड इन नेटिव स्टेट। केमिस्ट्री में आकृति आ रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? नहीं आ रहा? आई क्या होगा? ये सही है, ये सही है। आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सही है। सर एक्चुअली जो हमारा सेशन मिला हुआ है सेशन की स्टार्टिंग में वो कलर प्रिंट हुआ है, तो उसके हिसाब से सिर्फ 2 चैप्टर है, बट एक मिनट, नहीं आ रहा है कौन बोल रहा है? नहीं आ रहा है तो ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं आ रहा, अकरेंस ऑफ मेटल्स से पहले तक आ रहा है। चलो ठीक है, तो ज़्यादा अच्छी बात है। आधा आधा चलिए पूरा आएंगे। कल एक्सट्रैक्शन, उसके बाद ट्रायंगल्स ही करवाऊंगा। ट्रायंगल्स और सर्कल्स, ट्रायंगल्स और सर्कल्स। आप कहेंगे ना तो मैं एक काम करूँगा, कब एग्जाम्स कब से शुरू हैं? 11 से शुरू है। तो ट्रायंगल्स और सर्कल्स अभी के लिए एक काम करते हैं, NCERT से करते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाए। चलिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स में क्या करेंगे? सबसे पहले अब इनमें ना 3 हमने कैटेगरीज में डाल दिया है इसको। पहली कैटेगरी हो गई हाईली रिएक्टिव मेटल्स की, दूसरी कैटेगरी मॉडरेटली रिएक्टिव की, और तीसरी हो गई लेस रिएक्टिव मेटल्स की। ठीक है, और ये जो 3 है फाउंड इन नेटिव स्टेट, ये क्या है? सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो सिल्वर और गोल्ड की जो है ना वो रिफाइनिंग नहीं करी जाती। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जैसे होते हैं ना वैसे ही हमको ज़मीन के नीचे पड़े हुए मिलते हैं। ठीक है, और हाँ कॉपर भी ऐसे मिलता है। कॉपर का क्या होता है कि कॉपर अपनी नेटिव स्टेट में भी मिल जाता है और मिक्स्ड स्टेट में भी मिलता है। तो कॉपर 2 तरीके से मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। Extraction of highly reactive metals. Extraction of highly reactive metals, इसमें है the highly reactive metals are extracted by the electrolytic reduction of their molten chlorides or oxides। तो याद रहे कि क्या करना है हमको, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे करा जाता है? बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मॉल्टन क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स। मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल जितने भी, जैसे ये हैं 1 2 3 4 5, ये या तो हमको अपने क्लोराइड की फॉर्म में मिलेंगे नेचर में, या फिर अपने ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेंगे। तो हमको क्या करा जाता है कि हम इस पर क्या करते हैं, इनके क्लोराइड का या इनके ऑक्साइड का रिडक्शन करवाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो पहले एग्जांपल के तौर पर देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। तो सोडियम मिलेगा आपने सोडियम क्लोराइड की फॉर्म। तो हमको मालूम है कि नेचर में सोडियम कैसे मिलता है? नमक के तौर पर मिलता है। सोडियम क्लोराइड नमक 2 जगह मिलता है। रॉक सॉल्ट, ज़मीन की खुदाई करेंगे तो रॉक सॉल्ट, जिसको वो सेंधा नमक बोलते हैं, है ना, वैसे मिलता है। और समंदर में से निकालते हैं तो वो आपको जो है वो सी सॉल्ट मिलता है। 2 अलग तरीके के सॉल्ट होते हैं, दोनों ही सॉल्ट का से ठीक होता है। अब
एग्जाम्पल देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, सोडियम का एक्सट्रैक्शन कैसे होगा कि जैसे हमारे पास यहाँ पर NaCl है, सोडियम क्लोराइड, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया है। इलेक्ट्रोलिसिस करता सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में मिलेगा? अपनी मॉल्टन फॉर्म। मॉल्टन का मतलब क्या है? सेमी सॉलिड फॉर्म, थोड़ी सी पिघली हुई फॉर्म। ठीक है, जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। सोडियम अलग और क्लोरीन अलग। अब जब इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, देखिए क्लोरीन के इधर 2 एटम है, क्लोरीन Cl2 के ऊपर या जाते ही है डाई एटॉमिक स्टेट में, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दें, क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, सोडियम 2 हो गया तो इसको यहाँ पर 2 लगा दें। अब during the electrolysis of molten sodium chloride, the following reactions take place at the 2 electrodes. तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten sodium chloride, तो molten यानी कि पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड का जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एनोड पर और कैथोड पर क्या रिएक्शन होता है वो आपको देखना। देखिए कैथोड पर क्या होगा, एक चीज याद रखिएगा, ये जो टर्मिनल्स होते हैं ना, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको एनोड बोलते हैं। याद रहे, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है ये कि पॉजिटिव आयन जो है उनको तो कैटायन बोलते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल को कैथोड नहीं बोलेंगे। कभी सोचो कि वो कैट है और ये भी कैट हो जाएगा, नहीं, याद रखना उल्टा होता है। फिर पॉजिटिव आयंस जो होते हैं दैट आर कॉल्ड कैटायंस, उनको कैटायंस बोलते हैं, लेकिन पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उसको एनोड बोलते हैं। अच्छा, ऐसे ही नेगेटिव आयंस जो है वो तो होते हैं एनायंस, लेकिन नेगेटिव टर्मिनल जो है दैट इज कॉल्ड कैथोड। तो कैथोड पर क्या हो रहा है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पर क्या हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव टर्मिनल पर सोडियम आयन जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पर सोडियम आयन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो सोडियम आयन है ना Na1+, ये क्या है, ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव टर्मिनल पर जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इस वजह से वो कैथोड पर जाएगा, तो Na1+ हो गया। अब जो Na1+ हुआ है, Na1+ का मतलब क्या है कि Na जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। जब Na 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है तो इसका मतलब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहिए सोडियम बनने के लिए, नॉर्मल ये Na1+ हटाने के लिए, सोडियम एटम बनने के लिए। तो क्या होगा, इसमें हमने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम ये देख रहे हैं यहाँ रिएक्शन में 2 नहीं है, तो यहाँ पर भी 2 लगा दो, यहाँ पर भी 2 लगा दो, ठीक है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो तभी तो सोडियम आयन बना, वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका था, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम है ना उसके पास, तो उसको वापस से सोडियम एटम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब एनोड पर क्या हो रहा है, यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले चुका है, यदि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले चुका है तो इसका मतलब इसको वापस से क्लोरीन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले चुका है ना, इसको वापस लौटाना पड़ेगा, यानी कि सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबट्रैक्ट कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया Cl2 चाहिए, Cl2 चाहिए, तभी टूटेगा, ठीक। ये कैथोड पर और एनोड पर ये रिएक्शन होगा, ठीक है ना। हम ये कहेंगे जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे NaCl का, तो Na कहाँ पर मिलेगा, तो कैथोड पर, और Cl2 कहाँ पर मिलेगा, एनोड पर। तो दोनों अलग अलग किस किस पोजीशन पर हो रहा है वो हमने बता दिया, क्लियर है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का मतलब ही ये है कि आपके पास एक कंटेनर था या बीकर था, उसके अंदर भरा हुआ था molten सोडियम क्लोराइड, आपने बैटरी से एक वायर कनेक्ट करा पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करा, दोनों वायर को उस बीकर में डाल दिया। जब दोनों वायर्स को उस बीकर में डाल दिया तो सोडियम अलग और क्लोरीन अलग, ये टूट कर अलग हो जाएंगे। वो अलग अलग जाएंगे कहाँ, एनोड पर तो आ जाएगा क्लोरीन, ठीक है, और कैथोड पर आ जाएगा सोडियम, हम कहेंगे ये रहा सोडियम, ये रहा क्लोरीन, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक। अच्छा जी, अब आगे चलें।
लाइक सोडियम, पोटेशियम कैन ऑल्सो बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पोटेशियम क्लोराइड। जैसे सोडियम को एक्सट्रैक्ट करा है, ऐसे ही इलेक्ट्रोलिसिस करके पोटेशियम को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। KCl इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स K प्लस Cl, बिल्कुल सेम है। कैथोड पर 2K प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2K हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगला देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। सोडियम का हुआ है ना, पोटेशियम का भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। KCl प्लस, ओके, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, कुछ को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, गिव्स K। लेकिन हमको क्या मिल रहा है 2K, तो इधर भी 2 लगा दो, इधर भी 2 लगा दो, इधर भी 2 लगा दो। एनोड पर, एनोड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, तो इस पर जाएगा नेगेटिव, जो कि Cl और माइनस, Cl और माइनस, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले चुका है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये बन जाएगा Cl। लेकिन हमारे पास तो Cl2 था, तो यहाँ 2 लगाया, इधर भी 2 है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। Extraction of aluminium metal. Aluminium metal is extracted by the electrolytic reduction और electrolysis of molten aluminium oxide। तो हमने बताया था कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और कैल्शियम, ये सारे के सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स में थे। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स को इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा जाता है, या तो उनके क्लोराइड्स का या फिर उनके ऑक्साइड्स का। तो पोटेशियम का क्लोराइड मिलता है, क्लोराइड को हम रिड्यूस करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसमें से, और जो सोडियम है उसका भी क्लोराइड मिलता है। लेकिन जब एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम का मिलेगा हमको ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेंगे Al2O3, नेचुरली हमको एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो भी किस स्टेट में लेंगे, पिघली स्टेट में, मॉल्टन स्टेट। हम मॉल्टन स्टेट में, अब ऐसा नहीं है कि ग्राउंड के नीचे से ढूंढा तो हमको पिघली हुई स्टेट में मिलेगा। हम क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे, हीट कर देंगे तो ये अपना मॉल्टन स्टेट में आ जाएगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ये हमको लेना है कौन सी स्टेट में, अपनी पिघली हुई स्टेट, मॉल्टन स्टेट में। फिर इसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, यानी कि क्या करा दिया, इलेक्ट्रोलिसिस। एयर प्लस O2, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, है ना। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, तो एल्यूमिनियम के इधर 2 है, इधर तो 2 लगा देंगे, हो जाएगा बैलेंस। लेकिन ऑक्सीजन का देखिए इधर 3 है और इधर 2 है, इधर 3 लगाएंगे और इधर 2 लगाएंगे, तो 3 2 6, 2 3 6, 2 हो जाए 4, इधर 4 लगाएंगे। फिर उसके बाद फिर से वही देखना है कि यहाँ पर कैथोड पर और एनोड पर रिएक्शन कौन सा हो रहा है। तो कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल पर क्या जाएगा, पॉजिटिव आयन जाएगा, चिपकेगा नेगेटिव पर जाकर। तो नेगेटिव कौन सा है, कैथोड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस एट द 2 इलेक्ट्रोड्स। तो जब कैथोड की बात करेंगे एट कैथोड
क्या होगा Al3+ कैथोड, Al3+, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है तो ये बाहर से क्या करेगा, ये बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन अब लेगा, ठीक है, तो प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा Al मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको इतना भी लिखकर छोड़ सकते हैं। अगर आप सोचेंगे नहीं मेरे को एल्यूमिनियम के 4 मेटल या 4 एटम मिल रहे हैं यहाँ पर, तो इधर भी 4 लगाओ, इधर भी 4 3 12 हो जाएगा, और इधर भी 4 लगाइए, ठीक है। इतना भी छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद पेज नंबर 48 पर आइए, एट एनोड। एनोड पर हमारे पास क्या होगा, एट एनोड। एनोड पर क्या है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का आयन क्या होता है O2-, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट कर रखे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट कर रखे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, तो फिर ये क्या करेगा, ऑक्सीजन बनने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, O मिल जाएगा, लेकिन मुझे O नहीं चाहिए, मुझे O2 चाहिए। यहाँ पर 2 लगा दिया और इधर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और फिर इधर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैथोड पर हो गया, ये एनोड पर हो गया। बताइए जी, क्लियर है, ठीक है। दिमाग में ये आ रहा होगा शायद कि नहीं, यहाँ पर आपने O2 लिया, अरे भाई ऑक्सीजन मिलता है डाई एटमिक स्टेट में, इसलिए O2 लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 क्यों नहीं लिया, 4 और 3 जो है ये बैलेंस करके आया है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं 3 लगाऊंगा ना, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो फिर मुझे यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर 3 लगाऊंगा तो यहाँ पर भी 12 करना पड़ेगा, मतलब 4 3 12 करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 3 2 6 करना पड़ेगा, समझ गए, ठीक है। तो वो करना ज़रूरी नहीं, आपने इतना कर दिया यही सफिशिएंट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। तो हमने जो देखा था मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो हमारे 4 होते हैं, जिंक, आयरन, कॉपर और लेड। जिंक, आयरन, कॉपर और लेड। तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका जो एक्सट्रैक्शन है वो किस तरह से करा जाता है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव या हाई रिएक्टिव, उनका तो क्या है, या तो उनका क्लोरीन को आपने रिड्यूस करा दिया इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, और या फिर उनके ऑक्साइड्स का आपने इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया। अब जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव को 2 अलग अलग तरीके से कराया जाता है। मॉडरेटली रिएक्टिव कैसे मिलते हैं हमको, the moderately reactive metals which are in the middle of the reactivity series are extracted by the reduction of their oxides with carbon, aluminium, sodium or calcium. तो they are extracted by the reduction of their oxides. तो उनके ना ऑक्साइड्स का रिडक्शन करा जाता है, और ऑक्साइड्स का रिडक्शन कैसे करा जाता है, कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम की हेल्प से। कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम इनकी हेल्प से, मतलब जो भी हमको नेचुरली ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में आता है, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया और कॉपर हो गया, तो इनका हमको क्या मिलेगा, जैसे हमने हाईली रिएक्टिव देखा था, हाईली रिएक्टिव या तो अपने क्लोराइड के फॉर्म में मिलता है या ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव अपने ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगी। तो ऑक्साइड का रिडक्शन, ऑक्साइड का रिडक्शन आप समझ रहे होंगे, ऑक्सीजन का रिमूवल इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। अब वो रिडक्शन किस किस की हेल्प से कराया जा सकता है, या तो कार्बन की या एल्यूमिनियम की या सोडियम की या कैल्शियम, इनकी हेल्प से करा सकते हैं रिडक्शन। तो देखिएगा, द कंसनट्रेटेड ओर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो 2 तरीके के प्रोसेस होते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। हाँ जी, कंसनट्रेटेड ओर कौन सा होता है, वो ओर जिसमें से आपने गैंगू को रिमूव कर दिया है, और जो कंसनट्रेटेड ओर है उस कंसनट्रेटेड ओर को आपको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं,
रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। रोस्ट करना जानते हैं ना, किसी चीज़ को भून देना, ठीक है। कैल्सिनेशन भी कुछ वैसे ही है, देखिएगा क्या है। सबसे पहले कैल्सिनेशन की बात करते हैं। तो कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। तो अगर कोई कार्बोनेट ओर है, जैसे कि जिंक जो है, जिंक अगर से जिंक कार्बोनेट इन कैलामाइन ओर, तो कैलामाइन ओर होता है, उसको बोलते हैं जिंक कार्बोनेट। तो जिंक अकर्स एज जिंक कार्बोनेट। सडन CO3 जिंक कार्बोनेट। अब इसका क्या कहा जाता है, कैल्सिनेशन। इसका क्या करते हैं, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को गर्म कर देना, और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं होती, बिना एयर, एब्सेंस ऑफ एयर में एयर गायब कर देंगे यहाँ से, और तब उसको हम गर्म करेंगे, ठीक है, यानी कि वैक्यूम क्रिएट करके और फिर गर्म करेंगे। तो जिंक अगर से जिंक कार्बोनेट इन कैलामाइन और जिंक कार्बोनेट ZnCO3, और फिर हमको क्या मिलेगा, इसका कैल्सिनेशन करके Zn प्लस CO2। अब बात करते हैं रोस्टिंग। तो रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच अ सल्फाइड ओर, एक जगह तो मेरे को क्या मिलता है, कार्बोनेट ओर, कार्बोनेट ओर, और एक जगह मेरे को मिलता है सल्फाइड ओर। तो इसमें क्या होता है कि रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच अ सल्फाइड ओर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। अब जो जिंक है ना, वो जिंक अपने कार्बोनेट ओर के तौर पर भी नेचर में मिलता है हमको, और सल्फाइड ओर के तौर पर भी मिलता है। तो रोस्टिंग आप ये जान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ को भून रहे हैं, हमारे पास पापड़ है, हम पापड़ को भून रहे हैं, या भुट्टा होता है, भुट्टे को डायरेक्टली आग पर रख देते हैं, भूनते हैं उसको। तो वो रोस्टिंग जो है, उस रोस्टिंग में एयर तो मौजूद रहती है ना, हम तो उसको ओपन एटमॉस्फेयर में रोस्ट कर रहे हैं ना, तो एयर तो मौजूद रहती है। तो जब एयर मौजूद रहती है, एयर की प्रेजेंस में किसी चीज़ को अगर हीट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग, ठीक है। तो कैल्सिनेशन याद करने के लिए कोई नया आपको चीज़ याद नहीं रखनी, बस ये याद रखना कैल्सिनेशन में एयर नहीं होता बस, ठीक है। रोस्टिंग तो हम जैसे किसी चीज़ को रोटी बनाते हैं, तवे पर भूनते हैं उसको, तो वो जो चीज़ है वो रोस्टिंग ही तो है। तो रोस्टिंग इज हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, कैल्सिनेशन इज हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन किसका करा जाता है, कार्बोनेट ओर का, C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट, ठीक है। और रोस्टिंग किसकी करी जाती है, सल्फाइड ओर की। तो जैसे जिंक सल्फाइड हमको मिला ZnSO, तो इसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट करा जाता है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस यानी कि O2। और फिर जब रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग का मतलब गर्म करेंगे, तो आपको जिंक ऑक्साइड मिलेगा ZnO, प्लस साथ में यहाँ पर क्या मिलेगा, SO2 मिलेगा। जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। बस अब इसको बैलेंस कर लीजिए, तो बैलेंस करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, और इधर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर है मेटल ऑक्साइड्स ऑब्टेन्ड आफ्टर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, और रोस्टिंग ऑफ ओर्स आर कन्वर्टेड टू द फ्री मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक। तो हमने ये बताया था कि ऑक्साइड्स हमको दोनों ही केसेस में, अगर जिंक अपना कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है, यानी कि जिंक का कार्बोनेट ओर मिलता है, तो भी मुझे क्या मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड। अगर जिंक का सल्फाइड ओर है, तो फिर मैं रोस्टिंग कर रहा हूँ, तो भी मेरे को क्या मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड तो आपको इस तरह से मिल गया। नेचुरली किस फॉर्म में मिलेंगे ये, या तो अपने कार्बोनेट की फॉर्म में, या फिर अपने सल्फाइड ओर की फॉर्म में। तो ये है सल्फाइड ओर। अब जब हमको जिंक ऑक्साइड मिल गया, जब हमको जिंक ऑक्साइड मिला, तो हम उसको रिड्यूस कैसे कराएंगे। हमारे पास 4 तरीके के रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम। इन चारों में से कोई भी यूज़ करते, कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम। तो देखिए आगे का जो प्रोसेस है वो बड़ा आसान है। आपने क्या करा, जैसे एग्जांपल है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन, कार्बन से अगर रिड्यूस करवा रहे हैं तो क्या होगा,
रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन gives Zn प्लस सी मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड खत्म, बस इतना। कार्बन क्या करेगा, कार्बन इसके ऑक्साइड को खींच लेगा और खुद कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। तो बचेगा क्या, जिंक मिल गया, मेटल ही तो चाहिए बस हमको, मेटल मिल गया। इसी तरह से देखेंगे रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम। अगर मान लीजिए हमें एल्यूमिनियम की हेल्प से, हमने बोला ना कि जो रिडक्शन है वो 4 मेटल्स की हेल्प से हम कराते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स का 4 मेटल्स की हेल्प से, या तो कार्बन हो गया, या एल्यूमिनियम हो गया, या फिर आपका सल्फर हो गया, या फिर आपका कैल्शियम। इन चारों की हेल्प से हम कराते हैं। तो इस बार हम एल्यूमिनियम की हेल्प से करा रहे हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम। कार्बन से रिएक्शन एजेंट्स की कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और पॉइजनस गैस। इतने सारे व्हीकल्स हैं, वो भी तो सब कार्बन मोनोऑक्साइड ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जो ये मेटल्स का एक्सट्रैक्शन है, इससे पॉल्यूशन तो होता ही है, ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, डेंजरस है, लेकिन ठीक है, एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब भी हो जाती है इजीली। ज़्यादा डेंजरस जो है, ज़्यादा डेंजरस ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये ज़्यादा डेंजरस है, वो फिर भी चल जाता है। तो MnO2 बस Bl, मैग्नीज अलग हो जाएगा और ये ऑक्सीजन को लेकर चला जाएगा, तो Bl को 3 हो जाएगा। तो बैलेंसिंग करते रहिए, इधर 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 3 होगा, ठीक है। फिर आगे जो है लेस रिएक्टिव मेटल्स और बीच में थर्माइट रिएक्शन है, ये फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इसको ज़्यादा रिएक्टिव है, हाँ जी, ओके, गुड आफ्टरनून। Happy New Year to work. Good afternoon.